some technical issues are found, that's why we pause and will be continued. तो हम लोग कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पॉज कर दिया गया था। अब फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं एक बार, तो देखेंगे क्या चैप्टर है, क्या हम पढ़ेंगे आज, तो वही सब चीज़ें देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, नाम से ही पहचान रहे होंगे, कुछ लोग जो घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे उनको ज़रूर एक बार आभास ज़रूर हुआ होगा। दे कैन फील व्हाट इज रिटन हियर, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वो फील कर सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर है यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके सिलेबस का, इंग्लिश सब्जेक्ट में अ गर्ल विथ अ बास्केट, एक लड़की जो बास्केट ले रखी हुई है, एक लड़की है। गर्ल मतलब आपको सबको पता होगा कि लड़की होता है, और विथ मतलब साथ, और आई एक आर्टिकल होता है जो कि हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लेंगे कि आर्टिकल है ये। आर्टिकल वैसे मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि 3 होते हैं, 3 लोग कहते हैं, हालांकि होते 2 ही हैं। एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। ये हालांकि ग्रामर का पार्ट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि एक डेफिनिट आर्टिकल होती है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल। शायद आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ये डेफिनिट आर्टिकल कौन सी होती है? डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ एक होती है जिसका नाम होता है द, और इनडेफिनिट आर्टिकल होती है, अब आप तो समझ गए होंगे क्या होती है, वो होती है ए या एन। ठीक, अकॉर्डिंग टू हम लोग वोवेल्स का जहाँ आएगा वहाँ एन लगा देंगे, और जहाँ आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ पर हम ए लगा देंगे। पॉज करो ना। तो ये ए और एन, आपको पता होगा कि जहाँ पे वोवेल साउंड होता है वहाँ पर एन लगाते हैं, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहाँ पर क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें बातें कहाँ की हैं? ग्रामर पार्ट की हैं, तो उसको यहाँ पर हम लोग चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहरहाल हम लोग अपने फिर से टॉपिक पर वापस होते हैं, रिटर्न करते हैं, तुरंत बैक गियर लगाते हैं। जैसे कि गाड़ी में बैक गियर लगाते हैं वैसे यहाँ भी बैक गियर लगा दिया, वापस आ गए। तो हाँ, हम क्या बता रहे थे कि गर्ल मतलब सबको पता होगा लड़की, और विथ मतलब साथ, और बास्केट मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई झोला हो गया, या फिर जैसे कोई रखने के सामान, किसी भी चीज़ को रखने की सामान क्या होती है? एक बास्केट होती है। उसको एक प्रॉपर नाम नहीं दे सकते, लेकिन ये कुछ भी जो भी आप रखना चाहें, झोला है, जो भी चीज़ें हैं रखना है, आप बास्केट बोल सकते हैं। तो वही एक लड़की है जो बास्केट लिए हुए, उसी के बीच में कहानी जो बनती है, जिसको विलियम सी डगलस साहब ने लिखा हुआ है। ये आपको क्यों याद रखना पड़ता है ये मैं बताऊंगा कि इसको क्यों रखते हैं आप, रिटर्न किसने रिटर्न किया है, क्यों याद रखते हैं, क्योंकि ये आपको रेफरेंस में काम आता है और एक्सप्लेनेशन में भी काम आता है। इस वजह से हम लोग इसको क्या इसको याद कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है? विलियम सी डगलस साहब ने लिखा है। मैं इतनी बार बोल दूंगा यहाँ पर कि अ गर्ल विथ बास्केट लिखा गया है, रिटर्न किया गया है विलियम सी डगलस साहब द्वारा, तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर, कम से कम ये चैप्टर जब तक चलेगा 1000 बार मैं इसका नाम लूँगा, इस साहब का नाम लूँगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड की, इन द आइज ऑफ यूपी बोर्ड। तो ये विलियम सी डगलस साहब है जिन्होंने लिखा हुआ है, तो इनके बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, इस चैप्टर में क्या कहानी है। एक बार आप एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? एक्सप्लेनेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको उस चैप्टर के बारे में पूरा डेप्थ नॉलेज हो, यानी कि गहराई से नॉलेज हो आपको, यानी कि आप पूरे तरीके से उस कहानी को जानते हो कि क्या उस कहानी में था, वहाँ पर लिखा क्या था रिटन में, उन्हें जो भी ऑथर थे उन्होंने क्या लिखा। तो अगर आप उसके बारे में जानेंगे तभी उसका एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे, अन्यथा अदरवाइज आप एक्सप्लेनेशन तो कर ही नहीं सकते। वो फिर आप एक कहानी बना के चले आएंगे जो आप घर पे तैयार करते हैं, और फिर नंबर उतने हिसाब से अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है और एक्सप्लेनेशन करना है तो उसके पहले आपको क्या करना होगा? उसके बीच की जो कहानी है, जो भी ऑथर ने लिखा हुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एक बर्ड्स आई व्यू, यानी कि एक ऊपरी दृश्य। अब बर्ड्स आई व्यू एक आपको मैंने फ्रेज बता दिया कि एक ऊपरी दृश्य मतलब एक नंगी आंखों से देखना, एक थोड़ा सा छिछला सा दृश्य, मतलब छिछला मतलब बहुत हल्का सा दृश्य। इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में विलियम सी डगलस साहब
थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू में देखेंगे, आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाना संभव नहीं है। अब यहाँ से मैं रीडिंग करूँगा तब आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा उस पूरे चैप्टर का। तो आगे आपको क्या करना होगा वो आप घर पर रीडिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर वोकैबुलरी मीन्स यहाँ पर वर्ड मीनिंग, जिसे आप शब्दकोश कहते हैं, उसको मैं यहाँ लिखा दूंगा। वो मोस्ट रिलेवेंट होंगी, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएंगी और आपके एक्सप्लेनेशन में जरूर फायदेमंद होंगी। समझ रहे हैं ना, जरूर फायदेमंद होंगी। एक्सप्लेनेशन जब भी करेंगे तो आपको ऐसी वर्ड मीनिंग याद होगी, तभी तो आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, नहीं तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं याद होंगी तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? बात आती है ना। तो इसी वजह से उन वर्ड मीनिंग को तैयार करना बहुत जरूरी है। और 4 नंबर, जो 4 नंबर होते हैं वो वोकैबुलरी पार्ट से आते हैं। आपको पता होगा कि प्रोज से 16 नंबर का आता है। यूपी बोर्ड में 16 नंबर पूछा जाता है प्रोज से, मात्र प्रोज से, ओनली प्रोज। तो क्या होता है उसमें 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन करना होता है आपको विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन प्लस रेफरेंस प्लस कॉन्टेक्स्ट, इसको आप लोग रेफरेंस मतलब संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग, और एक्सप्लेनेशन मतलब आपको विस्तार कह सकते हैं उसका, या फिर जो भी आप एक्सप्लेनेशन कहें। तो एक्सप्लेनेशन प्लस रेफरेंस प्लस कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं जानता हूँ एक्सप्लेनेशन का, या मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। एक्सप्लेनेशन मतलब विस्तार करना, किसी चीज़ को बताना, विधिवत बताना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मैं समझा सकता हूँ कि मतलब जैसे मैं इसके बारे में एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ तो ये एक्सप्लेनेशन ही है इस पर्टिकुलर लेसन के बारे में। जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ यही एक्सप्लेनेशन है, तो इसे कहा जाता है एक्सप्लेनेशन। ठीक, और ये रेफरेंस, ये कॉन्टेक्स्ट। बात समझ में आए? तो हम लोग देखेंगे कि ये, हाँ, ये 8 नंबर का हो गया। तो ये मैं बता रहा था कि 16 नंबर का क्या क्या पूछा जाता है। 8 नंबर ये हो गया। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। और 4 नंबर का आता है वोकैबुलरी। कितने हो गए भैया? 8 4 12 4 16, गिन लीजिएगा। 8 4 12 4 16, तो 16 नंबर इंग नहीं आ रही, पता नहीं आ रही। 4 नंबर का वोकैबुलरी आएगा, है ना, वोकैब। क्या आएगा? वोकैब। तो देख लीजिएगा इसी प्रकार से ये 8 4 12 4 16 नंबर का आपको प्रो से पूछा जाता है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी तक मैंने कोई टॉपिक से बात नहीं की है, अभी तक बात एक इंट्रोडक्शन चल रहा था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। आगे फिर प्रोज के बाद शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे कहाँ पर? उसके बाद हम कहीं ग्रामर पर आएंगे। तो ग्रामर बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लिटरेचर वाला पार्ट पहले खत्म कर लेंगे, है ना। लिटरेचर कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर लेसन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं। एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, कि एक छिछली सी झलक दे रहा हूँ। तो उसको ध्यान से सुनिएगा कि इसके बारे में क्या चर्चा है, विलियम सी डगलस ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में देख लीजिए। मैंने अभी तक हमको लगता है 8-10 बार नाम ले लिया है इन सब का, तो कहीं ना कहीं ये याद हो जाएगा अपने आप। अगर विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस, इसके द्वारा विलियम सी डगलस। तो ठीक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक अमेरिकन साहब हैं, ये जो राइटर हैं ये अमेरिकन हैं। तो ये आए थे यहाँ पर इंडिया घूमने। ये पहले गए दिल्ली से इनको जाना था बरेली बाई ट्रेन गए थे। उसके बाद ये गए रानीखेत। कहाँ गए? रानीखेत बाई कार से गए। कार से जाने के बाद वो ऐसी जगह से, रानीखेत का मतलब ये है कि आप जहाँ तक जियोग्राफी में जानते होंगे कि ये आपका इंडियन मैप देख लीजिए एक बार। ये आपका ऐसे मैप मान लीजिए कोई मैप अपना भारत है, एक ऐसे बना दिया, फिगर बना दिया। तो ये आपका दिल्ली से गए बरेली, और बरेली से फिर चले गए कहाँ?
रानीखेत। जब इधर से जा रहे थे तो इसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी में उत्तर भारत का मैदान। क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैदान। तो इससे जब गुजर रहे थे तो यहाँ पर इनको बहुत सारे फसल दिखी, कीड़े मकोड़े, अजगर सांप भी दिखा इनको। क्या दिखा? अजगर सांप। उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की कि यहाँ पर इनको अजगर सांप दिखा। और जो पहले क्योंकि बहुत पहले की बात थी तो इनको क्या दिखा? पहले जो खपरैल वाले घर थे जिसे थैच्ड कहा जाता है, तो वो भी इनके घर दिखे। जो छपरा उपरा छाए रहते हैं वो घर इन्होंने दिखा। देखिए इनकी सोच कितनी ज़्यादा है कि उन्होंने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया अपने बुक में, अपने कहानी में, कि उन्होंने अजगर तक को भी शामिल किया। और इनको तो ये उत्तर भारत के मैदान से गुजरे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस समय गंगा नदी, जो कि आपको पता होगा, यहाँ से निकलती गंगोत्री से निकलती गंगा नदी, तो यहाँ पर थी। तो उस समय क्या था, उसमें गंगा में बहुत पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये फ्लूडेड विथ वाटर, दिस प्लेन इज फ्लूडेड विथ वाटर, यानी कि यह मैदान, उत्तर भारत का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, उस समय क्या हुआ करता था? डूबा हुआ करता था जब ये जा रहे थे कहाँ? रानीखेत जा रहे थे। बात समझिएगा। ये नहीं कि पता लगे बीच में कहीं गायब हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि विलियम सी डगलस एक समय जब अमेरिका से इंडिया आए थे, अभी बात करेंगे क्यों आए थे, वो अलग बात है। जब वहाँ अमेरिका से इंडिया आए तो ये कहाँ? पहले दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से कहाँ गए? बरेली गए। बरेली से कहाँ जा रहे थे? रानीखेत जा रहे थे। और इसी से होकर जा रहे, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा, उत्तर भारत के मैदान में के बारे में लिखा, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में लिखा। क्या लिखा? कि यहाँ से जब मैं गुजर रहा था तो यहाँ पर हमको अजगर दिखे, यहाँ पे जो छोटे छोटे घर दिखे जो खपरैल के बने हुए थे, छपरा के बने हुए थे। आज भी कई गाँव में छपरे के घर बने होंगे, आप भी जानते होंगे। तो वही सब चीज़ें उन्होंने बताया और कहा कि अजगर दिखा। तो कहीं कहीं तो ये ट्रेन से जा रहे थे। जब ये ट्रेन से जा रहे थे तो चूँकि अमेरिकन है तो आपको पता होगा कि इंग्लिश में ही बातें करते होंगे। तो जब भी ट्रेन रुकती, चूँकि इनकी जो ट्रेन थी वो पैसेंजर ट्रेन थी, उस समय एक्सप्रेस तो चलती नहीं थी कि आप राजधानी एसी में बैठ लिया और निकल लिए, बढ़िया, कहीं रुकनी है नहीं, तुरंत 1 घंटे पहुँच गए। तो पैसेंजर ट्रेन चलती थी। पैसेंजर ट्रेन से ये जा रहे थे तो क्या हुआ, जब पैसेंजर ट्रेन से जा रहे थे तो हर एक स्टेशन पर रुकती थी। तो वो हर एक स्टेशन पे क्या करते थे? उतरते थे और लोगों से बातचीत करते थे। अच्छा, लोगों से बातचीत कैसे करें? जब वहाँ पे कोई इंग्लिश मैन मिलेगा, यानी जो इंग्लिश में टॉप करता होगा, उसी से तो बात करेंगे। तो जो भी मिलता था पहले टटोलते थे, पहले ढूंढते थे कौन इंग्लिश में बात कर सकता है, उनसे इंटरेक्ट कर सकता है, तो उससे बात करते थे। और ये बात क्यों करते थे? अच्छा, इनका मेन मोटिव था यहाँ आने का कि अमेरिकन गवर्नमेंट का इंडियन पीपुल के बीच क्या रिलेशन है, क्या सोचते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट है वो क्या सोचती है इंडियन पीपुल के बारे में, और वास्तविकता में रियल में इंडियन पीपुल क्या है, वास्तविकता में इंडियन पीपुल क्या है, भारतीय लोग क्या हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट क्या सोचती है इंडियन पीपुल के बारे में। तो ये जानने आए थे विलियम सी डगलस। तो इनकी काफ़ी अच्छी, उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो उनसे इनकी मुलाकात हुई। और ये रियल स्टोरी है, ये कोई कहानी बनाई नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात हुई और यहाँ के जितना भी घूमा इंडिया में उसके बारे में चर्चा की पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अभी आप आखिरी में जब मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, जब इसका एक्सप्लेनेशन खत्म हो रहा होगा, तो आप देखेंगे कि इनसे क्या बात हुई। तो ये ऐसे जा रहे थे, उन्होंने देखा प्लेन्स हैं वगैरह सब कुछ देखा। ये प्लेन्स मतलब वो फ्लाइट मत समझिएगा, प्लेन्स मतलब होता है मैदान। एक प्लेन अलग होता है, एक प्लेन अलग होता है, वो आप समझ लीजिएगा। जब मैं वगैरह वाला चैप्टर पढ़ूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये मैं बता रहा था कि वहाँ से गए, जाने के बाद फिर क्या हुआ, जगह जगह उतरते थे। ट्रेन से उतरा, ट्रेन से ये साहब उतरे नीचे, विलियम सी डगलस नीचे उतरे, लोगों से इंटरेक्ट किया, बातें की, और क्या करते थे, ये जानने की कोशिश करते थे कि इंडियन पीपल की थिंकिंग कैसी है, कैसे ये लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब चीज़ करने आए थे विलियम सी डगलस। तो इसी प्रकार से एक करते रहे और उन्होंने देखा, कुछ प्लेटफॉर्म पे उतरे। तो आप भी कभी बाहर गए होंगे तो आपने देखा होगा बंदर अक्सर टहलते हैं प्लेटफॉर्म पर, और कहीं ना कहीं जो जिनको आप बनरिया कहते हैं, या फिर उसकी जो फीमेल वर्जन होती है बंदर की, मंकी की, तो क्या करती है अपने बच्चे को लपेटे रहती है। उसको भी इन्होंने मेंशन किया कि हमारे यहाँ जो बंदर आपके यहाँ टहलते हैं वो अपने बच्चे को लपेट कर टहलते हैं या अपने पास बाहों में रख कर टहलते हैं, और भूख के कारण वो सब उछल कूद रहे थे। इसके बारे में इन्होंने चर्चा की। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी सोच देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है।
तो उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने इंटरेक्ट किया लोगों से, इंटरेक्ट करने के बाद उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो कुछ देर बाद ये ऐसे ही करते रहे, इंटरेक्ट करते रहे पीपल से और जानते रहे क्या कहानी है क्या नहीं, इंडियन की पीपल क्या सोचते हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन पीपल के बारे में क्या सोचती है। तो उस समय क्या, जब ये आए थे तो उस समय क्या हुआ था कि पार्टीशन हुआ था किसके किसके बीच, इंडिया बिटवीन पाकिस्तान, पार्टीशन हुआ था 1947 की बात है। तब धार्मिक कट्टरता के कारण, धार्मिक धर्मांधता के कारण 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था, इंडिया आए थे वो लोग। तो वो जो शरणार्थी थे, जिन्हें देखिए शरणार्थी कौन होते हैं, रेफ्यूजीज कौन होते हैं, शरणार्थी उन्हें कहा जाता है जो किसी दूसरे देश में रहें, मतलब अपने देश को छोड़ दें और किसी दूसरे देश में रहें जाकर और वहाँ की उन्हें नागरिकता प्राप्त ना हो, तो उसे हम कहते हैं शरणार्थी, रेफ्यूजीज। तो शरणार्थी क्या होती है, उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी, इतनी बुरी थी कि वो अपने आप खाना भी नहीं खा सकते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अपने खाना खाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी भी सामान को। तो क्या करते थे, खुद कुछ सामान बनाते थे और बढ़िया दुकान लगाते थे। अच्छा वो दुकान लगाएं तो खरीदेगा कौन, क्योंकि वो भी गरीब और उनसे जो खरीदने वाले वो और गरीब। तो ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी उस समय, तो उसको भी इन्होंने मेंशन किया और आगे हम बात करेंगे। तो वहाँ पर कई एक बार इंटरेक्ट करते रहे तो कुछ बच्चों का झुंड आ गया इनके पास, एक साथ कई बच्चे आ गए जो बास्केट लिए हुए थे और कई अन्य आर्टिकल्स लिए हुए थे, इनके पास लेकर आए। उनका भैया आप खरीद लीजिए, सब बच्चे होते हैं तो वो तो ज़रूर कहते होंगे कि हाँ खरीद लीजिए सर, खरीद लीजिए। तो क्या हुआ, वो तो इंग्लिश जानते थे, बच्चे तो इंग्लिश जानते नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे थे ये बच्चे कह क्या रहे हैं। लेकिन इनके अंदर इतना तीव्र वो हुआ कि इनको लगा कि शायद ये टोकरी ही बेच रहे हैं या बास्केट ही बेच रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस टोकरी को खरीदा, फैंस टोकरी खरीदा और कई भी चीज़ें इन्होंने खरीदी। उसके बाद क्या हुआ कि एक लड़की आई, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। एक लड़की आई, ये जो लड़की है ना इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक लड़की आई, वो रोने लगी, उसके बास्केट्स नहीं बिके हुए थे तो वो रोने लगी, प्लीज़ बाय माई सम बास्केट्स, मेरे कुछ बास्केट्स खरीद लीजिए सर। लेकिन क्योंकि विलियम सी डगलस साहब ने कुछ पहले सी टोकरी क्या कर लिया था, खरीद लिया था, तो अब उनके पास ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास पैसे थे पर वो रखेंगे कहाँ, उनके पास इतना जगह थोड़ी ना था कि पूरा एकदम भर के लेकर चले जाए, नहीं, उनके पास एक निश्चित यानी डेफिनेट आर्टिकल हो चुकी थी, उनको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये क्या कर रही थी, स्ट्रेस कर रही थी, फोर्स कर रही थी कि मेरी बास्केट खरीद लीजिए, प्लीज़ खरीद लीजिए, प्लीज़ खरीद लीजिए। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि देखा कि वो वेप्ट होने लगी, रोने लगी, तो इन्होंने देखा कि चलिए एक चैरिटी के रूप में यानी कि दान के रूप में उसको कुछ रुपए दे दिया। उन्होंने क्या किया, अपने कोट में हाथ डाला, हाथ डालने के बाद जितने उसमें कुछ पैसे, जो भी पैसे थे वो निकाल के उनकी टोकरी में रख दिए। किसके, लड़की के, उस लड़की के टोकरी में रख दिया और कहा कि आप अपना ले लीजिए, मैं आपकी टोकरी खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। आई हैव नॉट इनफ स्पेस फॉर द योर बास्केट, तो आपके बास्केट रखने के लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि भैया हम ऐसा है सर, आप मेरी टोकरी ना लीजिए, लेकिन मैं ये चैरिटी के रूप में जो सेंट्स हैं, जो भी 15 सेंट्स लाइक समथिंग 15 सेंट्स, शायद अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंट थे उनके पास, जिन्होंने इनको दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरे तरीके से डिसेंसी से, शालीनता से क्या कर दिया, वापस कर दिया। कहा कि मैं भूखी रह लूँगी लेकिन आपके दान के रूप में एक भी फ्री पैसा नहीं लूँगी। तो ये बात जो थी ये इनको बहुत भागी, इनको एकदम से जीत गया, रिंग एनी हार्ट जिसे कहा जाता है, पूरे तरीके से जीत गया इनके दिल को। और क्या हुआ, ये बहुत ही खुश हुए इस बात से कि इस बच्ची के पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए कुछ है, फिर भी अगर मैं इनको फ्री में पैसा दे रहा हूँ और ये लड़की जो कि भूखे मर जाएगी लेकिन फ्री के पैसे नहीं देगी, ये नहीं ले रही, इसका मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं, इंडियन पीपुल हैं, कितनी डिसेंसी होती है उनके पास, कितनी डिसेंसी होती है, कितनी शालीनता होती है, कितनी सीरियसनेस होती है, कितनी ग्रेसियसनेस होती है। ये चीज़ देखिए कि उनके अंदर कितना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो ऐसा महसूस हुआ कि मैंने इस लड़की का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट किया, व्हाट ऑफेंस आई हैड
डन, मैंने क्या एक अपराध कर दिया है, इस लड़की को फ्री में पैसा, एक चैरिटी के रूप में पैसा दे दिया, कि क्या हो गया, ये लड़की गुस्सा हो गई। फिर साहब ने क्या किया, कहा देखिए आप रोइए नहीं, हम आपकी बास्केट क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो जैसे ही ये बात इन्होंने सुना, ये क्या हो गई, बहुत खुश हो गई, एकदम चिलचिला उठी, एक लड़की चिलचिला उठी, एकदम से प्रसन्न हो गई। और उस प्रसन्नता में इन्होंने इनको बास्केट दिया और इन्होंने इनको पैसा दिया 15 सेंट्स अप्रॉक्सीमेटली, नॉट काउंटेड बाय विलियम सी डगलस। ओके, इनके द्वारा काउंट नहीं किया गया, अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंट दे दिया गया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है वे पगले, कुछ समझ में आ रहा है कि पता लगे हम बोले जा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोल जा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, आप इसको क्या करें, बार बार पीछे देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है, इतना कठिन नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। कोई मैथ के क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, ये तो एक कहानी चल रही है जो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ले लिया। और यही बात इन्होंने क्या किया, इस बात को किससे कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के क्या थे, अभी मैंने शुरू में बताया था। जब मैं कहूँ, जब कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आपको हम बता दीजिए करिए कि कौन सा क्या बोल रहा हूँ मैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या कहा कि आपके यहाँ के लोग बहुत ही डिसेंस पर्सन है, ग्रेसियसनेस पर्सन है, उनके अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो अर्ली एज का हो, चाहे ओल्ड एज का हो, किसी भी एज का हो, दिस इज नॉट मैटर ऑफ एज, द मैटर इज सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन पीपुल। तो ये मैटर करता है कि उनकी रिस्पेक्ट क्या है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा आगे है उनके खाने रहने पीने से, और आपको भी यही करना चाहिए, है ना। इससे आप सीख सकते हैं, इससे आप क्या लर्न कर सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ नीड। किसी भी ज़रूरत से भी ज़्यादा, कौन सी ज़रूरत ज़्यादा होती है आपकी, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हर्ट हो रही तो वहाँ पर आप उस काम को छोड़ दीजिए, उस पर, अन्यथा अदरवाइज आपकी मर्जी जो भी करें। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ नीड यू वांट। जो भी आप नीड, आवश्यकता चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए। बाकी सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन इन योर लाइफ। इफ यू हैव नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट यू कैन नॉट सर्वाइव विथ अ ग्रेसियसनेस। आप ग्रेसियसनेस से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो आप एक, जैसे क्या बोलें, जैसे एक कुत्ता सर्वाइव करता है तू करके, तो वैसे आप भी तू करे जाएंगे। तो इस वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इस कहानी से आप सीख सकते हैं। तो ये हमारी एक बर्ड्स आई व्यू था। अगर आप एक बार क्या करेंगे, एक बार उससे पढ़ेंगे, कैसे, इंग्लिश रीडिंग बुक से, प्रोज से, तो जरूर आपको समझ में आएगा। वर्ड मीनिंग दिखा देंगे हम, उससे क्या होगा कि आप कहीं भी फंसेंगे, जो भी इसमें हार्ड वर्ड होंगे उनको आप जब भी फंसेंगे, आपका डिक्शनरी नहीं होगी तो मैं मौजूद हूँ ना, तो उससे आप देख लीजिएगा तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा पूरा। एक बार फिर से बता देता हूँ। विलियम सी डगलस साहब जो हुआ करते थे, इन्होंने एक बास्केट चैप्टर लिखा हुआ है, उनका पहला चैप्टर है। तो ये क्या करते थे, ये ट्रेवल कर रहे थे बाय ट्रेन। ये उतरे, जगह जगह स्टेशन पे उतरते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे, बातें करते थे। उस समय क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, किसके किसके बीच, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पार्टीशन हुआ था। और हमारे तत्कालीन यानी प्रेजेंट, उस समय के प्रेजेंट जो पीएम हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू साहब हुआ करते थे। तो इन्होंने उस समय यहाँ पर ट्रेवल किया, ट्रैक मतलब यात्रा की, और लोगों से इंटरेक्ट किया और देखा यहाँ के कैसे लोग हैं, कैसा है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि आपके यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सुंदर, सुशील, सुसज्जन, जितना भी कहें उतना कम। तो ये इनका एक कहानी में यही विस्तार था, बाकी कुछ और अन्यथा जानने की जरूरत नहीं है। तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग पे पहुँचते हैं, जो कि इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा आप लोग इस बार, और घर पर जरूर पढ़ लीजिएगा। घर पर इंग्लिश रीडिंग प्रोज जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपका पहले दिन से कैसा लगा जरूर कमेंट करें, जरूर से जरूर कमेंट करें। आप किसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको कोई सुझाव देना हो,
आपको कोई भी सुझाव देना हो, सर मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे बताइए, सर मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, हम मंद बुद्धि के हैं, हमको ऐसे बताइए, सर हम बहुत तेज बुद्धि के हैं, हमको थोड़ा तेज बताइए, और सर हम बैल बुद्धि के हैं, सर हमको 3 बार बता दिया करिए, हमको 1 बार नहीं समझ में आता है। तो आप ऐसा कमेंट करेंगे तो हम जरूर आपके कमेंट को नीचे जरूर देखेंगे, ठीक। लेकिन ये बता दीजिएगा कि मुझे 3 बार समझ में आता है, 4 बार समझ में आता है, सर हमको 1 बार नहीं समझ में आता है, सर आप 10 बार समझाएंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए आप वीडियो उपलब्ध है, वीडियो इज फॉर यू, यू कैन रिमाइंड एन टाइम्स। आप कई बार इसको क्या कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो उनके लिए जो कई बार नहीं समझ पाते हैं तो वो 3-4 बार देख सकते हैं, इधर उधर करके। काटना जानते हैं ना, 10 सेकेंड ऐसे करके डबल बार क्लिक करके ऐसे टन 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 टन, और इधर करेंगे तो पीछे हो जाएगा टन 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 टन। तो ये क्या होता है, आगे पीछे होता रहता है, ठीक। आगे चर्चा करेंगे कुछ हार्ड वर्ड की। तो हार्ड वर्ड देख लेते हैं इसके। तो हार्ड वर्ड में सबसे पहले देखते हैं लोकेटेड लिखा हुआ। सबसे पहला जिसमें आप फंसेंगे, मेरा मानना है तो वो होगा लोकेटेड, है ना। इसका मतलब होता है स्थित, है ना। सिचुएटेड इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिचुएटेड, सिचुएटेड, है ना। और उसके बाद रिच, RID। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, पता लगे आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा राइटिंग देख लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों को बनाना है, ठीक है। रिज, रिज मीन्स होता है एक लंबी पर्वत श्रृंखला, सीरीज, एक लंबी पर्वत श्रृंखला, है ना। तो राइटिंग देख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ 1 2 3 नंबर। और स्ट्रेच, स्ट्रेच आपने कई बार सुना होगा दौड़ में, है ना। स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाव। कितना आप कहेंगे स्ट्रेचिंग कर लें, हम स्ट्रेचिंग कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, तो ये स्ट्रेच, वही स्ट्रेच है, ये फैलाव, है ना। और स्नो कैट, स्नो कैट, स्नो कैट मीन्स होता है आपका बर्फ। स्नो, स्नो मतलब आपको पता होगा बर्फ। और कैप, कैप जो टोपी लगाते हो ना, टोपी याद है, टोपी नहीं याद, अरे टकले हुए कभी जिंदगी में नहीं हो, अरे किसी दूसरे ने देखा होगा, नहीं देखे तो क्या किए हो जिंदगी में, तुम टहल भी नहीं पाए, अरे पढ़ाई नहीं करते तो कम से कम टहल तो लेते। ये तो पता चल जाता तुमको कि कैप मीन्स, कैप मतलब होता है, ऐसे लगाते हो कैप कि नहीं लगाते हो, अरे लगाते होगे ना भैया, बोलो, नहीं बोलोगे, अरे बोल दो भैया। हाँ, कैप, कैप मतलब होता है टोपी, टोपी, कैप, कैप मतलब टोपी, टोपी मतलब ढकना। अपने सर, इसने सर को क्या करते हो, ढकते हो, तो बर्फ से ढकी हुई, क्या करते हैं, बर्फ से ढकी हुई, है ना। समझ में आई बात। अच्छा, उसके बाद स्विंग ओपन, एक चीज होती है स्विंग ओपन, आपको वर्ड मिलेगा। ये सब कहीं अलग से नहीं लिखा रहा भैया, ये प्रोज में आपके पहले चैप्टर से जो हार्ड वर्ड हैं वो लिखा रहे हैं, इनको आपको लर्न करना है। हालांकि मैं बता दूंगा कैसे लर्न करना है। जैसे लिखा हुआ रिज, रिज का मतलब होता है लंबी पर्वत श्रृंखला, एक लंबी पर्वत श्रृंखला। जैसे आप पहाड़, हिमालय देखते हैं ना, हिमालय देखे हो नहीं कभी, देखे? अबे मोबाइल में सर्च कर लिया करो, कभी मोबाइल का यूज करते हो सही से? नहीं करते ना, काहे नहीं करते हो? पबजी खेलो, पबजी खेलो बस तुम, यही सही है। अरे रिज, रिज मतलब होता है एक लंबी पर्वत श्रृंखला, एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला। देखो भी बना रहे हैं, देखो ये, देखो ये लंबी पर्वत श्रृंखला है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, बताओ है ना। तो बस ठीक इसी चीज से याद रखना है आपको। अच्छा, लोकेटेड, भैया आपको याद रखना है लोकेटेड, लोकेटेड एक थर्ड फॉर्म है वर्ब की। लोकेशन याद है ना, लोकेशन, भैया किस लोकेशन में रहते हो आप? अरे आप पूछते हैं नॉर्मली कि भैया किस लोकेशन में रहते हैं आप पूछते हैं नॉर्मली, नहीं पूछते। बताइए भैया अपनी लोकेशन भेजिए व्हाट्सएप पे। कभी आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या करते हैं आप कि दूसरे पूछते हैं, भैया ऐसा है आप मुझे लोकेशन भेज दिए अपनी। क्या भेज दीजिए? लोकेशन, मतलब आप किस जगह स्थित हैं,
आप किस जगह स्थित हैं, उसी चीज की। ये आपको लोकेटेड नहीं याद करना, आपको क्या याद रखना है, लोकेशन। लोकेशन एक वर्ड होता है, ये एक वर्ब है। लोकेशन क्या है, वर्ब है, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, लोकेटेड, मतलब स्थित। बात समझ आई, लोकेशन, लोकेटेड, लोकेटेड मतलब स्थित। और इसी सिचुएशन, सिचुएशन होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है सिचुएटेड। बात समझ में। अच्छा, रिच, रिच का मतलब भी समझा दिया। स्ट्रेच का मतलब फैलना। स्ट्रेच मतलब जैसे रनिंग में जाते हैं, क्या करते हैं भैया, हम बॉडी स्ट्रेच कर ले अपनी। स्ट्रेच करते हैं कि नहीं करते, कहते हैं हम बॉडी स्ट्रेच कर लेंगे। जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं हम स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें, इसकी वजह से मुझे पेन ना हो, दर्द ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रेच, यानी जिसका मतलब होता है फैलाव। बात समझ में आई। अब आपको याद करने में आसानी होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, इतना समझा रहे हैं, कम से कम हाँ तो बोल दो। स्विंग ओपन, स्विंग का मतलब आप जानते हैं, घूमना। अब ऐसे मत समझिएगा कि घूमकर खोला गया, हम ऐसे गए, नाच गए और उसके बाद खोल दिया, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। स्विंग का मतलब होता है घूमना। जैसे आप पंखा देखते हैं, स्विंग करता है, घूमता है, तो स्विंग ओपन का मतलब होता है आप फोर्सली ओपन कर रहे हैं उस चीज को। कैसा ओपन कर रहे हैं, फोर्सली ओपन कर रहे हैं। यानी फोर्सली ओपन का मतलब होता है, फोर्सली ओपन का मतलब होता है जबरदस्ती ओपन करना। इस दरवाजा कोई नहीं खोल रहा है, तुमको उसके घर में कूदना है, जाना है, क्या करते हो, धक्का देके, चाहे जैसे हो, धक्का देके तुरंत खोल देते हो, तो उसे हम कहते हैं फोर्सली ओपन या स्विंग ओपन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाकर खोलना है। और दूसरी मीनिंग है आपकी कंपार्टमेंट। अच्छा, कंपार्टमेंट एक अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना है। कंपार्टमेंट के साथ साथ आपको कैरेज भी याद रखना है। कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब होता है, आप जानते होंगे कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट इसका मतलब होता है कैरेज, कैरेज है ना, या फिर कैरेज अभी बताए, अगले वाले चैप्टर में बता देंगे कैरेज। स्नो कैट, चलिए कैरेज इसी में लिख दीजिए। कैरेज का मतलब होता है, इसी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैरेज का मतलब होता है आपका, क्या मतलब होता है, इस कंपार्टमेंट, भैया कहाँ रहते हो आप, ऐसे पूछा जाता है ना, किस कंपार्टमेंट में रहते हो, कहाँ रहते हो, ऐसा पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। तो वैसे ही कंपार्टमेंट मतलब होता है डिब्बा, कि कौन सा डिब्बा, रेल का डिब्बा। कैरेज, कैरेज मतलब रेल का डिब्बा, या फिर अब इसको और भी क्या बोल सकते हो, यही दो ही बोल सकते हो, कंपार्टमेंट एक कैरेज, जिसे हम रेल का डिब्बा कहते हैं, आपको पता होगा रेल का डिब्बा। अब जब इनको लर्न करना ही है, मैं बता रहा हूँ बार बार, इनको लर्न करना है, कई बार मैं बोल दे रहा हूँ बराबर, देखो लोकेटेड में स्थित यानी सिचुएटेड, इसका सिनोनिम होगा। रिज मतलब एक लंबी पर्वत श्रृंखला, एक स्टेज, स्टेज का मतलब फैलाव है ना, वास्ट एरिया लाइंग बिफोर द आइज, इसका एक अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं वास्ट एरिया, इसको वास्ट एरिया लाइंग बिफोर द आइज, लाइंग बिफोर द आइज है ना, आंखों के सामने, ठीक। और आगे और भी दो चार मीनिंग उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और पोर्टर्स, हाकर्स एंड बेयरफुट, पोर्टर्स, पोर्टर्स मतलब क्या होता है, अच्छा आप नया शब्द होगा आपके लिए, लेकिन एक शब्द से आप पक्का जानते होंगे, कुली, क्या, कुली। तो पोर्टर्स मतलब क्या होता है, कुली, है ना। और अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, हॉकर्स, हॉकर्स मतलब क्या होता है, हाँकने वाला ना, ऐसा नहीं है, कभी ना समझना, हाँकने वाला, हाँकने मतलब जो चराए, मतलब कि जैसे भैंस चराता है वो हाँकता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। हॉकर्स मतलब होता है फेरी वाला, कौन, फेरी वाला। और ये आपको याद रखना है। एक और देख लेते हैं, बेयर फुट, बेयर फुट, बेयर फुट क्या होता है, बेयर फुट मतलब होता है बेयर, बेयर एक इन्फिनिटिव होता है,
इन्फिनिटिव तो समझते हैं, जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे बेयर मतलब क्या होता है। बेयर मतलब होता है बिना इसके, बेयर का मतलब ही होता है इसके बिना। और फुट, फुट का मतलब पैर नहीं, पता लगे कि बिना पैर है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। फुट का मतलब ये है कि बिना चप्पल, बिना किसी आपके कोई भी आपने स्लीपर नहीं पहना हुआ है, कि आपने शूज नहीं पहना हुआ है, किसी भी चीज़ को ना पहने हुए, अर्थात नंगे पैर। इट मीन्स नंगे पैर। कौन सा पैर? नंगे पैर। तो ये चीज़ें थी आज तक मैंने जो पढ़ा अभी तक, जिसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर चल रहा था, बोलिएगा जरा अपने मन से। अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसको रिटन किया गया किसके द्वारा? विलियम सी डगलस द्वारा। उसमें क्या था मैंने बताया था, गर्ल्स की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वही मेन थी इसमें, बाकी और कुछ मेन था ही नहीं। लोकेटेड इसका मतलब होता है स्थित। इसकी जो हार्ड वर्ड है अ गर्ल विथ अ बास्केट की, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा है ना क्योंकि रिविजन कर रहा है। तो लोकेटेड इसकी हार्ड वर्ड है, वोकैबुलरी है। लोकेटेड, लोकेटेड मतलब होता है स्थित। इसका सिनोनिम होता है सिचुएटेड। रिज मतलब होता है कि लंबी पर्वत श्रृंखला। और स्ट्रेच इसका मतलब होता है वास्ट एरिया, लाइन बिफोर द आइज, हमारे सामने जो फैला हुआ भाग है उसकी बात करते हैं। स्विंग ओपन मतलब होता है बहुत ही तेजी से ओपन किया गया, बहुत तेजी से ओपन किया गया। फोर्सली ओपन, फोर्स का मतलब होता है बल लगाना, अभी पढ़ा होगा आपने। और पोर्टर, पोर्टर मतलब होता है पुली। और बेयर फुट मतलब होता है बिना स्लीपर के, अर्थात नंगे पैर। अच्छा, और ये कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स होता है, किसी को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत तो नहीं है? प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब होता है रेल का डिब्बा। कंपार्टमेंट लेते नहीं है जैसे रूम वगैरह, तो वही। ये कैरिज इसका सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब समझते हैं ना, अरे अनेकार्थी जिसे कहा जाता है, इसके एक के ज़्यादा अर्थ हों। स्नो कैप, स्नो मतलब होता है बर्फ, कैप का मतलब टोपी। तो वही टोपी क्या करती है? ढकती है। उसी प्रकार कैप क्या करता है? इसे बर्फ से ढकी हुई। और ये हाकर सारा मतलब फेरी वाला। तो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे लगातार, तो मैं आपको ये बात की गारंटी दिला देता हूँ कि किसी भी बच्चे के अगर जितना मैंने कह दिया उसमें 90% अगर कम आ गए तो इसी में किसी यूट्यूब चैनल में नीचे गाली देकर चले जाना। ये मेरा वादा है आपसे। अगर 90% से कम आ गए तो इसी में नीचे गाली देकर चले जाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर दिए गए आप, अगर कर ले गए तो इस सच्चाई के साथ लेके, जितना मैं कह रहा हूँ उतना अगर आप कर ले गए 90% आपका रिजल्ट होगा। ये बात मेरा दावा है। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है आप सब से कि 90% किसी एक बच्चे का नहीं, हर एक बच्चे, हर एक स्टूडेंट का, भले ही वो कमज़ोर हो, अगर उसका मान लीजिए अगर वो 60% पाता है तो अगर वो मुझसे जुड़ा हुआ है तो वो ज़रूर से ज़रूर 80+ जाएगा, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार है तो। इफ़ दे आर वर्किंग फॉर हार्ड देन आई विल डेफिनेटली क्रॉस यू 90% एवर। समझ रहे हैं ना? अगर आप तैयार हैं, खुद को तैयार कर लीजिए तो जरूर से जरूर आपके 90% जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रोल होता है इंटर के परसेंटेज का। आपने हाई स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ दीजिए, आपने जो आगे क्या करना है वो तो डिसाइड किया होगा। मुझे इतना परसेंट लाना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना पैंडेमिक में पेपर ही नहीं होंगे, तो ऐसा तो असंभव, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा तो संभव है नहीं कि यहाँ पेपर ही ना हो। इस वजह से इसको देख लीजिएगा जरा एक बार। और जरूर ये मेरा वादा है आप लोगों से कि अगर आप 90% से कम आए तो नीचे गाली देकर चले जाइएगा। ये मेरा आपसे खुल्लम खुल्ला वादा है, खुल्लम खुल्ला। जो भी मनाए वो गाली दे दीजिएगा, ये मेरा खुल्लम खुल्ला वादा है। लेकिन एक बार गाली देने से पहले सोच लीजिएगा कि आपने मेहनत की है कि नहीं की है। अगर नहीं की तो खुद को गाली देकर जाना, ये नहीं पता लगे हमें गाली देकर चले जाओ। अगर नहीं की मेहनत तो खुद को गाली देना, अगर मेहनत करने के बावजूद नंबर नहीं आए तो मुझको गाली देकर चले जाना। बात में बहरहाल आगे फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय।